चैप्टर 34 महान गीजर। बुधवार 19 अगस्त। सौभाग्य से हवा तेज चल रही है और हमें हाल ही में हुए भयानक संघर्ष के दृश्य से भागने में सक्षम बना दिया है। हंस पतवार पर अपनी पोस्ट पर बना हुआ है। मेरे चाचा, जिन्हें युद्ध की दिलचस्प घटनाओं ने उनके विचारों से दूर कर दिया था, फिर से अधीरता से अपने चारों ओर देखने लगे। यात्रा अपनी एकरूप गति से आगे बढ़ती है, जिसे मैं कल जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से तोड़ना नहीं चाहता। गुरुवार 20 अगस्त। हवा उत्तर उत्तर पूर्व, अस्थिर और अनियमित। तापमान अधिक, गति 3.5 लीग प्रति घंटा। दोपहर के समय दूर से एक शोर सुनाई देता है। मैं इसे बिना समझाए ही नोट कर लेता हूँ। यह एक निरंतर गर्जना है। प्रोफेसर कहते हैं, दूरी पर एक चट्टान या टापू है जिससे समुद्र टकरा रहा है। हंस मस्तूल पर चढ़ जाता है, लेकिन उसे कोई लहरें नहीं दिखती। समुद्र अपनी सबसे दूर की सीमा तक शांत और अखंड है। 3 घंटे बीत जाते हैं। ऐसा लगता है कि गर्जना बहुत दूर किसी झरने से आ रही है। मैं अपने चाचा से इस बारे में बात करता हूँ, जो संदेह से जवाब देते हैं, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि मैं सही हूँ। तो क्या हम किसी ऐसे झरने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं जो हमें रसातल में ले जाएगा? आगे बढ़ने का ये तरीका प्रोफेसर को पसंद आ सकता है, क्योंकि यह ऊर्ध्वाधर है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं क्षैतिज प्रगति के अधिक सामान्य तरीकों को पसंद करता हूँ। वैसे भी, हवा की दिशा में कुछ मील की दूरी पर कोई शोरगुल वाली घटना होनी चाहिए, क्योंकि अब गर्जनाएं बढ़ती हुई तेज आवाज के साथ सुनाई दे रही हैं। क्या वे आकाश से आ रही हैं या समुद्र से? मैं वायुमंडलीय वाष्प की ओर देखता हूँ और उनकी गहराई को समझने की कोशिश करता हूँ। आकाश शांत और गतिहीन है। बादल ऊंचे शिखर की चरम सीमा तक पहुँच चुके हैं और वहाँ बिजली की चमकीली चमक में नहाए हुए हैं। हमें इस घटना का कारण वहाँ नहीं खोजना चाहिए। फिर मैं क्षितिज की जांच करता हूँ, जो अखंड है और सभी कोहरे से मुक्त है। इसके पहलू में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर यह शोर एक झरने से उठता है, अगर यह सारा महासागर बहकर निचले बेसिन में चला जाता है, अगर वह बहरा कर देने वाली गर्जना गिरते हुए पानी के द्रव्यमान से उत्पन्न होती है, तो धारा को अवश्य ही तेज करना चाहिए, और इसकी बढ़ती गति मुझे उस खतरे का माप देगी जो हमें धमकी देता है। मैं धारा से पूछता हूँ, कोई नहीं है। मैं समुद्र में एक खाली बोतल फेंकता हूँ, ये शांत पड़ी है। लगभग 4 बजे हंस उठता है, मस्तूल को पकड़ता है, उसके शिखर पर चढ़ता है। वहां से उसकी नज़र समुद्र के एक बड़े क्षेत्र पर पड़ती है और वह एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है। उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं दिखता, लेकिन उसकी नज़र स्थिर है। मेरे चाचा कहते हैं, वह कुछ देखता है। मुझे विश्वास है कि वह ऐसा करता है। हंस नीचे आता है, फिर दक्षिण की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, डर नेरे, उद्धरण चिन्ह, वहाँ नीचे। मेरे चाचा ने दोहराया। फिर अपना गिलास पकड़कर वो 1 मिनट तक ध्यान से देखता है, जो मुझे एक युग लगता है। हाँ, हाँ, वह चिल्लाया। मुझे सतह से एक विशाल उल्टा शंकु उठता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये कोई और समुद्री जानवर है? शायद ऐसा ही है। तो फिर हम पश्चिम की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि हम इस प्रकार के राक्षसों से सामना होने के खतरे के बारे में कुछ जानते हैं। मेरे चाचा ने उत्तर दिया, चलो सीधे चलते हैं। मैंने हंस से अपील की। वह अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर भी, अगर जानवर से हमारी वर्तमान दूरी कम से कम 12 लीग की दूरी पर, उसके धौंकनी के माध्यम से बहता पानी का स्तंभ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा आकार का होगा। सबसे सामान्य समझदारी तुरंत भागने की सलाह देगी, लेकिन हम इतनी दूर तक विवेकपूर्ण नहीं हुए। इसलिए हम नासमझी से अपना रास्ता अपनाते हैं। हम जितना पास पहुंचते हैं, पानी की धार उतनी ही ऊपर उठती है। कौन सा राक्षस अपने आप में इतना पानी भर सकता है और उसे लगातार उछाल सकता है? शाम के 8 बजे हम उससे 2 लीग दूर नहीं हैं। उसका शरीर सांवला, विशाल, पहाड़ी समुद्र पर एक टापू की तरह फैला हुआ है। ये भ्रम है या डर? इसकी लंबाई मुझे 2000 गज लगती है। ये हवेल क्या हो सकता है, जिसके बारे में न तो कुविया और न ही ब्लूमेनबाक कुछ जानते थे?
ये निश्चल पड़ा है, मानो सो रहा हो, समुद्र इसे जरा भी हिलाने में असमर्थ है। ये लहरें हैं जो इसके किनारों पर लहरा रही हैं। 500 फीट की ऊंचाई तक उछला पानी का स्तंभ बहरा कर देने वाले शोर के साथ बारिश में गिरता है। और यहाँ हम पागलों की तरह हवा के सामने भाग रहे हैं, एक राक्षस के पास पहुँचने के लिए जिसे एक दिन में 100 व्हेल भी नहीं खा सकती। मुझ पर भय हावी हो गया है। मैं आगे जाने से मना करता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं हॉलियड्स काट दूंगा। मैं प्रोफेसर के खिलाफ खुलेआम विद्रोह कर रहा हूँ, जो कोई जवाब नहीं देता। अचानक हंस उठता है और अपनी उंगली से उस खतरनाक वस्तु की ओर इशारा करते हुए कहता है, होल्म, उद्धरण चिन्ह, एक द्वीप। मेरे चाचा चिल्लाते हैं, यह कोई द्वीप नहीं है। मैंने संदेह से कहा, ये और कुछ नहीं है। प्रोफेसर ने जोर से हंसते हुए कहा, लेकिन पानी का वह स्तंभ। गिसिर, हंस ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आइसलैंड के गीजर जैसा ही है। पहले तो मैं इस बात पर आपत्ति जताता हूँ कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ कि मैंने एक द्वीप को समुद्री राक्षस समझ लिया है। लेकिन सबूत मेरे खिलाफ हैं और मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। यह एक प्राकृतिक घटना से बदतर कुछ नहीं है। जैसे जैसे हम नजदीक आते हैं, द्रव स्तंभ के आयाम शानदार होते जाते हैं। ये द्वीप सबसे भ्रामक समानता के साथ एक विशाल हवेल जैसा दिखता है, जिसका सिर 20 गज की ऊंचाई पर लहरों पर हावी है। गीजर, जिसका अर्थ है रोष, इसके चरम से राजसी ढंग से उगता है। समय समय पर गहरे और भारी विस्फोट सुनाई देते हैं, जब विशाल जेट, अधिक उग्र हिंसा से भरा हुआ, अपने पंखदार शिखर को हिलाता है और बादलों की सबसे निचली परत तक पहुंचने तक एक छलांग के साथ उछलता है। यह अकेला खड़ा है। इसके चारों ओर कोई भाप के छिद्र, कोई गर्म झरने नहीं है और इस क्षेत्र की सारी ज्वालामुखी शक्ति यहाँ केंद्रित है। बिजली की आग की चिंगारियां जलते हुए तरल पदार्थ के चमकदार ढेर के साथ मिलती हैं, जिसकी हर बूंद प्रिज्मीय रंगों को अपवर्तित करती है। प्रोफेसर ने कहा, चलो उतरें, लेकिन हमें इस जलस्रोत से सावधानीपूर्वक बचना होगा, जो हमारी नाव को एक क्षण में डुबो देगा। हंस ने अपनी सामान्य कुशलता से नाव को चलाते हुए हमें टापू के दूसरे छोर तक पहुंचाया। मैं चट्टान पर चढ़ गया, मेरे चाचा भी धीरे से मेरे पीछे पीछे आए, जबकि हमारा शिकारी अपने स्थान पर खड़ा रहा, एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जो कभी आश्चर्यचकित नहीं होता। हम सिलिसियस टूफा के साथ मिश्रित ग्रेनाइट पर चले। मिट्टी हमारे पैरों के नीचे कांपती और हिलती है, जैसे भाप से भरे एक अति गर्म बॉयलर के किनारे ढीले होने के लिए संघर्ष कर रहे हों। हम एक छोटे से केंद्रीय बेसिन के सामने आते हैं, जिसमें से गीजर निकलता है। मैं उबलते पानी में एक रजिस्टर थर्मामीटर डालता हूँ। ये 325 डिग्री की तीव्र गर्मी को दर्शाता है, जो कि उबलते बिंदु से बहुत अधिक है, इसलिए यह पानी एक उग्र भट्टी से निकलता है, जो प्रोफेसर लिडेनब्रोक के सिद्धांतों के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। मैं टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सकता। ठीक है, उन्होंने जवाब दिया, यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध कैसे है? ओह, कुछ भी नहीं, मैंने कहा, ये देखते हुए कि मैं अड़िघाट के खिलाफ जा रहा था। फिर भी मैं ये स्वीकार करने के लिए बाध्य हूँ कि अब तक हम अद्भुत रूप से अनुग्रहित रहे हैं और किसी अज्ञात कारण से हमने तापमान की विलक्षण अनुकूल परिस्थितियों में अपनी यात्रा पूरी की है। लेकिन मुझे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी दिन हम ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाएंगे जहां केंद्रीय ताप अपनी उच्चतम सीमा को प्राप्त कर लेगा और उस बिंदु से आगे निकल जाएगा जिसे हमारे थर्मामीटर द्वारा दर्ज किया जा सकता है। यही वह है जो हम देखेंगे, ऐसा प्रोफेसर कहते हैं, जो इस ज्वालामुखी द्वीप का नाम अपने भतीजे के नाम पर रखते हैं तथा पुनः आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। कुछ मिनटों तक मैं अभी भी गीजर के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने देखा कि यह अपने पानी के स्तंभ को परिवर्तनशील बल के साथ ऊपर फेंकता है, कभी इसे बहुत ऊंचाई पर भेजता है, फिर से नीचे, जिसका श्रेय मैं इसके जलाशय में जमा भाप के परिवर्तनशील दबाव को देता हूँ। आखिरकार हम द्वीप से निकलकर उसके दक्षिणी किनारे पर स्थित छोटी चट्टानों से आगे निकल गए। हंस ने इस पड़ाव का फायदा उठाते हुए अपनी पतवार को फिर से ठीक कर लिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ अवलोकन करता हूँ, ताकि हम कितनी दूरी तय कर
चुके हैं, इसकी गणना कर सकूं और उन्हें अपनी डायरी में लिख लूं। पोर्ट ब्रुबेन से निकलने के बाद से हम 270 लीग समुद्र पार कर चुके हैं और हम इंग्लैंड के अधीन आइसलैंड से 620 लीग दूर हैं।